नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन आपकी 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान विषय के लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 की पुस्तक के बारे में बातचीत कर रहे थे। इसके संदर्भ में अपनी 2 क्लास हो चुकी है और आज अपनी इसके संदर्भ में तीसरी क्लास है। इसके पहले के 2 वीडियो लक्स क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां जाके देख लीजिए। तो आज अपन क्लास शुरू करने से पहले मैंने आपको बोला था कि इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे, तो मैं लिखने वाला चैप्टर ओपन कर लेता हूँ। ओके, देखो इसमें थोड़ी चीज़ें जो है वो एग्जाम में जो जैसे मेरे एग्जाम में आती है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखी है। बाकी मैं आपके इसके अभ्यास प्रश्न करवाऊंगा ना, तब आपकी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से लिखा दूंगा। लेकिन अगर आप लिखना चाहें इसके अंदर से तो ये आप इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो अभी मैं बोलूँगा तो आपके रिविजन भी हो जाएगा। पहला पार्ट है सत्ता की साझेदारी, ठीक है। अब सत्ता की साझेदारी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं रहती है। ये बात अपन ने देखी कि भाई किसी एक अंग तक सीमित नहीं रहती, और भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में इसको पूरी तरीके से भी केंद्रित किया गया है, ठीक है। और सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी है। और अपन ने बेल्जियम की कहानी में देखा था कि ये यूरोप का एक छोटा सा देश है और इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। और इस देश के अंदर सामाजिक जातीय बुनावट जो है वो बहुत ही जटिल है, ठीक है। देश की 50% आबादी का हिस्सा जो है वो अपने फ्लेमिश इलाके में रहता है, डच बोलता है। 40% वेलोनियम रहता है जो फ्रेंच बोलता है, और शेष जो लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। और ब्रुसेल्स जो इसकी राजधानी है वहाँ पे फ्रेंच भाषा बोलते हैं। लेकिन फ्रेंच जो लोग हैं वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। 1960 के दशक में इन जातीय समूह के बीच में बहुत अधिक टकराव बढ़ने लगा, तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग एक फैसला अपनाया। क्या अपनाया? उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, सिर्फ इस बात के लिए कि किसी देश में रहने वाले इस देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगापन या ऐसा एहसास ना हो कि सभी मिलजुल कर नहीं रह रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने 4 संविधान संशोधन किए, ठीक है। आगे देखो, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूहों के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार के अनेक शक्तियां देश को इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बराबर प्रतिनिधित्व वाली सरकार है। केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा यहाँ तीसरे स्तर पर एक सामुदायिक सरकार भी काम करती है। और इस फैसले को देखते हुए यूरोपीय देशों का जो हेडक्वार्टर है या उनका जो हेड ऑफिस है वो ब्रुसेल्स को बनाया गया था, ठीक है। ये चीज़ देखी थी अपन ने। उसके बाद में श्रीलंका के बारे में पढ़ा था कि भाई श्रीलंका है जो वहाँ पे भी बहुसंख्यकवाद की वजह से जातीय समूह में विवाद हुआ था, तो उसका भी देख लो कि ये एक प्रकार का द्वीपीय देश है जो कि तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। और सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल 70% और उसके बाद तमिलों का नंबर आता है। और तमिलों की 18% और तमिल 2 प्रकार थे, एक तो श्रीलंकाई मूल है और दूसरे हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल के अंदर वहाँ पे गए थे, ठीक है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ और सिंहलियों ने अपनी दबदबा बढ़ाने के लिए शासन पर प्रभुत्व जमा लिया। फिर 1956 में उन्होंने एक इस तरीके का नीति बना दी कि उसमें सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दी और उसको प्राथमिकता दी गई। फिर तमिल नाराज हो गए और उन्होंने 1980 के दशक के अंदर इल्म यानी अपनी खुद की अलग सरकार बनाने की मांग की। और ये टकराव गृह युद्ध में बदल गए, जिसके तहत हजारों लोग मारे गए, ठीक है। उसके बाद में बहुसंख्यक क्या होता है, गृह युद्ध क्या होता है और युक्ति पर क्या होता है, वो चीज़ें। उसके बाद में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। आपके ऐसे प्रश्न आ सकता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके पक्ष में कोई 2-3 बिंदु लिखिए। तो देखो, पहला बिंदु क्या है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है, ठीक है। और बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, लेकिन आगे चलकर ये देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है।
सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की एक आत्मा है। तो ये इस तरीके का आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, वो वाले, ठीक है। उसके बाद में लेबनान आधिकारिक रूप में लुबान गणराज्य का और पश्चिमी एशिया का एक भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक देश है, और इसके अंदर क्या नियम है वो मैंने आपको कल स्टोरी के अंदर बताया था। अब उससे आगे अपने को देखना है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो वीडियो रोक रोक के लिख सकते हैं, बट अगर आपको नहीं लिखना है तो आप इस मत लिखिए, क्योंकि जो आपके जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे उनकी चीज़ें मैं आपको जब अभ्यास प्रश्न करवाऊंगा ना तब आराम से लिखवा दूंगा। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि सर हम लिखेंगे, तो ये जो मैं अभी जो आपको नोट्स बता रहा हूँ ये मेरे लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ना, उसके ऊपर चलते हैं। जो अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, जो सरकारी नौकरी की, उनके लिए ये काम आते हैं। तो उनके लिए इस तरीके से आपकी पुस्तक के अंदर नोट्स बनते हैं, ठीक है ना। तो चलो वापस, हाँ, तो अपने को यहाँ से देखना था सत्ता के साझेदारी के रूप, यहाँ से आज पढ़ेंगे आगे। ओके। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो एयरफोन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं दिन भर स्कूल के अंदर क्लासें लेता हूँ, फिर ट्यूशन, फिर ऑनलाइन, तो क्या है कि गला काफ़ी ख़राब हो जाता है, इसलिए आप एयरफोन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़ोर से बाद में बोला नहीं जाता। तो आप एयरफोन यूज़ कर लीजिए और क्वालिटी है वो भी बढ़ा सकते हैं। तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। अब देखो भाई, राजनीतिक सत्ता भी को बंटवारा नहीं हो सके तो इन वास्ते क्यों हो कि सत्ता की साझेदारी के विचार है वो सामने आया, यानी सत्ता जो है उसको बांट दिया जाना चाहिए। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रखनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेने और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। देखो अब दो मामला है, एक क्षेत्र और एक क्षेत्र। अब अठ है राजतंत्र, अठ है लोकतंत्र। इन दोनों में बहुत डिफरेंट है। लोकतंत्र में एक सत्ता चलाना और राजतंत्र में एक सत्ता चलाना, दोनों बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी आदेश देना है, पारित करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राजा की अनुमति पर ही होगा। यहाँ पे जो है वो लोगों के हाथ में। अब दोनों में क्या डिफरेंट है, जैसे भाई आपने कह दिया कि भाई प्रधानमंत्री भी तो राजा की तरह ही होता है, ठाट बाट से रहता है, लेकिन नहीं, अगर वो गलत तरीके से किसी भी कानून को लागू करता है तो अगले 5 साल के बाद उनको सरकार वोट नहीं देगी। लेकिन राजतंत्र में ऐसा है क्या? राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को थोड़ा आराम से समझो कि तुरंत फैसले लेने और लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी शक्ति, जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र का क्या एक विचार है कि जनता जो है वो लोकतंत्र के अंदर राजनीति की सारी शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वयं शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। इसलिए उसी लोकतंत्रात्मक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया गया। ठीक है, अब आगे देखो। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों को देखें। अब जो वर्तमान में जो लोकतंत्र है इसके अंदर सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता का बंटवारा यानी सत्ता का हक कैसे है वो देखते हैं। देखो, शासन के विभिन्न अंग है जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ये शासन के क्या है, अंग है। शासन के कौन कौन से अंग है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब बताओ विधायिका का कार्य क्या है, कार्यपालिका का कार्य क्या है और न्यायपालिका का कार्य क्या? पहली क्लास के अंदर मैंने समझाया था, ठीक है ना। कार्यपालिका विधायिका कानून बनाना, कार्यपालिका कानून लागू करना और न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा करना। ठीक है, सत्ता का बंटवारा रहता है। इससे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में
9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। देखो, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। अब अपने जो की चीज समझनी है, जो की थे ना और सिर्फ आड़े पे आलो हेलो ए घना आड़े पे नहीं जाना, तो आड़े पे रेडी। अब अपने को किस समझना, अपन जकी सी समझनी भी ना है। प्रश्न आया यहाँ पर एग्जाम में कि नियंत्रण और संतुलन, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है? ठीक है, अब अपन लिखेंगे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था में। अपन उत्तर अगर इसकी बात करें तो अपन ऐसे लिखेंगे कि भारत में सत्ता का विकेंद्रण कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे विधायिका, दूसरे नंबर पे कार्यपालिका, तीसरे नंबर पे न्यायपालिका। न्याय कार्यपालिका न्यायपालिका। अब ये तीनों इस तरीके से है, और इसके आगे भी आप लिख सकते हो कानून बनाना, कानून लागू करना और कानून की समीक्षा करना। ये ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या होता है, जो न्यायपालिका होती है, इस न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? इन न्यायपालिका में जगह मिनक बैनी वो कौन बनावे? कार्यपालिका। मत मेरी बात समझो कि इसने क्या शब्द लिखा यहाँ पे, देखो कि न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। नियुक्ति का मतलब वो होगा कि कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका में कौन कौन काम करी बोंग बारे में बन बैठा होना या बोंगी नियुक्ति करने जो काम है वो कार्यपालिका में जगह लोग है बै करे। लेकिन न्यायपालिका जो है उसके बाद में क्या लिखा है, न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा कानूनों पर अंकुश रखती है। अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण। अंकुश का मतलब क्या होता है? नियंत्रण। जो अभी आप ये चीज मैं आपको लिखूंगा वैसे ही आगे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है। तो देखो इसके अंदर आपको क्या देखना है कि आपको देखना है कि भी अंकुश और संतुलन की व्यवस्था के अंदर ये हुआ कि अंकुश लगाने का काम इसमें कौन कर रही है? न्यायपालिका किसके ऊपर कर रही है? विधायिका और कार्यपालिका ऊपर। की कर रही है? समीक्षा करके कि भाई अगर आपने सही कानून नहीं बनाया तो इसको मैं बर्खास्त कर दूंगी और आपको वापस कानून बनाना पड़ेगा। जैसे आप मान लो कि भाई अब मैं विधायिका है बना आपके क्षेत्र में के अपने क्षेत्र में क्या करियो, घना हरा हड़क रहे खाडा खोदिया। खाडा खोदने को मतलब गड्ढे खोदने का एक नियम लाए कि भाई उसमें पेड़ डालेंगे। भाई पेड़ लगाने के क्या करेंगे? खड्डे खोद रहे। क्या कर रहे? खड्डे खोद रहे। अब ये ऐसा कानून बनाया और कार्यपालिका को कहा कि हमारे को पहले बहुत सारे खड्डे खोदने पड़ेंगे और फिर उसके अंदर पौधे रोपेंगे बाद में। और ये कार्यपालिका ने इस कानून को लागू कर दिया। लेकिन जब न्यायपालिका ने इस कानून के पास गई और कानून पढ़ा और देखा तो न्यायपालिका ने इसको गलत साबित करके बंद करने को आदेश दिया। इसने कहा कि भाई आप पहले गड्ढे खोद के रख रहे हो, क्या पता बाई चांस कोई जानवर उसके अंदर पड़ जाए या कोई व्यक्ति सड़क के किनारे आता हुआ पड़ जाए तो ये तो लोगों के लिए हानिकारक है या इससे लोगों को नुकसान पहुंचेगा। तो मैं आपको इस कानून को क्या कर रही हूँ, गलत साबित करते हुए इसको बंद कर रही हूँ। आपको इसके ऊपर नया कानून बनाना पड़ेगा। तो ये अंकुश लगाया या नहीं लगाया? तो इसीलिए न्यायपालिका है जो विधायिका और कार्यपालिका ऊपर अंकुश लगाती है, लेकिन इसकी नियुक्ति जो है वो कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। आगे देखो दूसरा क्या है कि सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो। जैसे अपने पूरे देश में एक सरकार है, बिंगनौर केंद्र सरकार, ठीक है। फिर अलग अलग प्रांत सरकार की बात करो तो राज्य सरकार है। भाई राजस्थान में अलग सरकार है, गुजरात में अलग सरकार है, हरियाणा में अलग सरकार है, यूं, ठीक है ना।
तो जैसे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और पूरे प्रांत के लिए और प्रांतीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें हो। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहा जाता है। अब समझ में आयो, जबकि सरकार पूरे देश के लिए काम करे बिन्हें संघ या फिर केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे भारत में हम इन्हें राज्य सरकार के नाम से कहा जाता है। अब जो राज्य सरकार होती है इसको कहा जाता है, इसको और क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है क्षेत्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, या फिर इसको नाम दिया जाता है प्रांतीय सरकार, प्रांतीय सरकार। क्षेत्रीय सरकार नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां के, और इधर ये चित्र क्या है इसको भी देखते हैं ना कि क्या चित्र बताता है। इस चित्र को देखो, हाल ही के समय में रूस में ये कुछ नए कानून बने। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई। इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है, क्या चीज की तरफ ध्यान खींचा जा सकता है, उसकी पुष्टि में क्या आप कार्टून जुटा सकते हो? ओहो हो, व्लादिमीर सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा दिख रहा है। ये कार्टून जो होते हैं पता है आपको, मतलब ये कार्टून जो होते हैं, ये कार्टून क्या करते हैं, कोई भी देश वाले होते हैं ना, जैसे देखो अब थाने थार दोस्त ने चिड़ानो है थे के करो, या तो चिगाड़ी काटो, या भी चूंटी भरो, या भी लड़ाई करो। अब जितने देश आपस में नहीं, और देशों के आपस में कहीं गबगबो हो जैन कहीं करनो है नहीं, तो एक एक करे आपस में एक दूसरे के माथे कार्टून बनावे, ठीक है नहीं, इन वास्ते। आगे देखो, संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह हुआ, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। अब बेल्जियम में तो सत्ता को बंटवारा बिल्कुल सही तरीके से योग नहीं हुआ भाई, वहां कोई लड़ाई नहीं, हैंगो नहीं, बराबर हक दे दियो। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। कैसा वितरण कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ऊर्ध्वाधर वितरण को मतलब क्यों हो कि भाई इस तरीके से वितरण हो जिसमें सब का हक हो। अब देखो हम पहला अपने भारत की बात करो तो केड़ी सरकार है? केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार को नीचे बात करो तो राज्य सरकार, ठीक है। राज्य सरकार के अगर नीचे बात करें तो अपने आ जाती है ये नगर पालिका, नगर निगम और नगर पालिका, और नगर निगम के बाद में बात करें तो आ जाती है आपकी पंचायतें, ठीक है, ग्राम पंचायत। तो ये इस तरीके से जो सत्ता का बंटवारा हुआ है, ये सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। उसके बाद में 3 नंबर देखो, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, देखो बेल्जियम में कैसी सरकार है? सामुदायिक सरकार, यानी सभी लोगों का समान हक रह करके सामुदायिक सरकार बनाई गई। इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देश के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं का विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इसी तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद शासन से अलग न समझे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित से हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं का शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीके पर हम इकाई 2 के अंदर चर्चा करेंगे। आगे बात देखो, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदार के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। देखो अब प्रेजेंट टाइम में हैंग पार्टियां, जैसे बीजेपी ने, कांग्रेस ने आपस में प्रतिस्पर्धा करे कौन करके भाई मेरे को वोट देना, उन्होंने काम सही नहीं किया, इस तरीके से।
पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधाराओं और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योग, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीति पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। अब देखो, जगह राजनीतिक बल है नहीं दल, भाई कोई भी दल, जैसे राजनीतिक दल के कांग्रेस है, बीजेपी है, प्रेजेंट टाइम अपने भारत में यही है बड़े, तो इसके साथ में दबाव समूह होते हैं। दबाव समूह का मतलब वो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक संगठन होता है और वो यहाँ जैसे इस देश में सरकार चल रही है तो वो क्या करते हैं, इस सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं कि हमारा काम होना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारे जो काले धंधे हैं वो फोड़ देंगे, भांडा कर देंगे, भांडा फोड़ देंगे, या फिर तुम्हारे को इस तरीके से, मतलब वो इस तरीके से इनको ब्लैकमेल करते हैं, दबाव बना करके उनके ऊपर काम करवाते हैं। तो वो अपन तीसरी इकाई के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखो। हाँ, सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में से किस में आते हैं? यह सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर सकता है? देखो, मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रख रखाव में सुधार करे। ठीक है ना। अब ये कौन से क्षेत्र के अंदर आएगा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार ने कौन से है, बम्बई उच्च न्यायालय ने, बम्बई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, तो ये वो वहाँ का जो क्षेत्र सरकार है वो इसका ऊपर काम करेगी। भाई बम्बई की जो सरकार है, मुंबई के अंदर जो सरकार बैठती है वो इसके ऊपर काम करेगी। कनाडा के ओंटारियो प्रांत में सरकार ने वहाँ के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों को निपटान करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामले के लिए जवाबदेही मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। तो ये आपके सामुदायिक सरकार का हिस्सा हो गया। ठीक है। रूस के 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां, द यूनियन ऑन राइट फ्रोजेंस और लिबरल, ये देखो रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां कौन सी, द यूनियन ऑन राइट फोर्सेज और उसका है लिबरल यावलोको मूवमेंट, ने एक मजबूत दक्षिणी पंथी गठबंधन बनाने के लिए अपनी संगठन के विलयों का फैसला किया। इनका प्रस्ताव कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे। तो ये भी एक प्रकार से लोग मिलकर के आपस में सहयोग करके सरकार बना रहे, तो ये भी एक सामुदायिक सरकार हो गई। नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करेंगे। ये भी जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर है। ठीक है। और उसके बाद में आपके प्रश्नावली आ गई, प्रश्न देखेंगे और उसके बाद में दूसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो मिलेंगे आपके प्रश्नों के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।